Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. In the previous class, students, we have completed almost the whole chapter. We are just remaining with 2 or 3 exercises which we are going to go through today. Okay, we have gone through the articles. राइट हमने आर्टिकल्स पढ़े थे कौन कौन से थे ए एन एंड द राइट जिसमें हमने देखा ए और एन जो है वो हम इनडेफिनिट नाउन्स जो होते हैं उनके साथ लगाते हैं दैट मीन्स व्हेन वी आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट द पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग राइट वी डोंट नो वेदर we are not sure about that specific thing then we use a और n और ध जो है वो हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक चीज़ों के लिए राइट व्हेन वी नो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं व्हेन वी आर स्पेसिफिक अबाउट दैट थिंग व्हेन देन वी आर गोइंग टू यूज़ ध है ना। तो ये हमने देखा था मोस्टली ए और एन जो है वो पहली बार में यूज़ किया जाता है और जब हम दूसरी बार उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं right when we are talking about the same thing for the second time then we are going to use the for it right a और n के रूल्स मैंने आपको बताए थे a and n are used with singular nouns मतलब काउंटेबल होंगे तो ही वो सिंगुलर होंगे और तो ही उसके साथ ए और एन यूज़ होगा है ना। और ए और एन कब लगाते हैं वो रूल भी हमने पढ़ा था कि नॉर्मली ए जो होता है वो हम यूज़ करते हैं along with consonant sound है ना। किसके साउंड के साथ यूज़ करेंगे सॉरी when are we going to use a we are going to use when the first sound of the letter पहला जो साउंड है लेटर का है ना वो अगर कॉन्सोनेंट का है तो हमें ए यूज़ करना है ऑल्दो दैट लेटर सॉरी दैट वर्ड इज स्टार्टिंग विथ वोवेल but still if it has the sound of consonant then it we are going to use a जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था यूनिकॉर्न। अभी यूनिकॉर्न के अंदर पहला लेटर जो है वो है हमारा वोवेल बट व्हेन वी प्रोनाउंस इट राइट व्हेन वी प्रोनाउंस इट एट दैट टाइम द साउंड ऑफ यू इज़ नॉट कमिंग राइट व्हाट इज़ द साउंड कमिंग दैट इज़ ऑफ वाई यूनिकॉर्न राइट और ये क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे ए लगाएंगे ठीक है। और वैसे ही एन का रूल हमने पढ़ा था कि हम एन कब लगाते हैं व्हेन वी हैव द साउंड ऑफ वोवेल एट द बिगिनिंग अगर सबसे पहला साउंड जो हमको सुनने में आता है वो अगर वोवेल का साउंड है तो ही हम एन लगाएंगे। अभी अगर उसके अंदर पहला लेटर कॉन्सोनेंट हुआ तब भी राइट जैसे कि हमने देखा था ऑनेस्ट मैन। नाउ योर इफ़ यू नोटिस स्टूडेंट सबसे पहले लेटर है एच लेकिन हम हॉनेस्ट नहीं बोलते हम ऑनेस्ट बोलते हैं दैट मीन्स वी आर प्रोनाउंसिंग ओ ओवर हियर है ना। तो हमारा जो पहला साउंड हमको सुनने में आता है इस वर्ड के अंदर वो है ओ ऑनेस्ट जो एक वोवेल है इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे एन ठीक है। सो आई होप कि आपको ये रिकॉल हो गया है कि ए और एन कब लगाते हैं और द हम यूज़ करते हैं बिफोर अ पर्टिकुलर प्लेस पर्सन और थिंग ओके सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। नाउ वी आर डन विद एक्सरसाइज ए जिसके अंदर ए एन और द डालना था। अब और हमने ये वर्क इन पेयर्स वाली एक्सरसाइज भी मैंने आपको समझाई थी कि आप ये 3-4 चीज़ें जो है पेन है इरेज़र है फिर बुक है इन चीज़ों को लेकर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो और फिर उसके बदले में आपका जो पार्टनर होगा वो आंसर देगा। नाउ एज यू आर नॉट इन स्कूल व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक इफ़ यू वांट टू ओके यू कैन राइट योर नेम एंड देन योर फ्रेंड नेम देन अगेन योर नेम देन अगेन फ्रेंड नेम you are asking question and your friend is answering okay। Now let's see next exercise that is fill in the blanks using the pictures and a an or the were needed। Madhav saw many things on the road on his way to school the other day okay। Now Madhav saw many things on the road when he was going to the school another day at that time he saw many things over there
Okay, now let's see what is it. He saw dash and dash. He saw a car and an elephant. राइट, एन लिखेंगे, एलिफेंट जो है उसमें पहला लेटर ई है और साउंड भी उसी का आ रहा है. ही ऑल्सो सॉ ए ट्रक विथ मैनी पीपल on it. He also saw a पोस्ट ऑफिस, है ना. यहाँ पे अभी मान लो कि अगर हमें विद मैनी पैसेंजर्स, नाउ सी, अगर यहाँ पर हमें कुछ नहीं डालना है, मान लो हमें पैसेंजर्स भी नहीं लिखना है, passengers or people, if you don't want to write this then also it's okay, you can just leave it blank. ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है many, तो इसके साथ हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. ठीक है. he also saw a post office. there was a bakery with the cake on display in द विंडो. राइट, एक बेकरी है लेकिन उसके अंदर जो केक है वो स्पेसिफिक है, इसीलिए द यूज़ करेंगे. और विंडो के थ्रू जो दिख रहा है वो भी स्पेसिफिक है कि कौन सी विंडो के थ्रू दिख रहा है, इसीलिए वहाँ पर भी द लगाएंगे. ठीक है. ही ऑल्सो सॉ ए बस एंड हियर यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग. ओके. अगर आपको पैसेंजर्स दिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन पैसेंजर्स का ड्राइंग बनाया हुआ है, सो वी डोंट नीड टू राइट इट. ओके. सो आई होप कि ये वाली एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई है. हमको ए एन और ध ही लगाना है, जो ब्लैंक्स है उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया है. राइट, यू आर गोइंग टू राइट ए ओवर हियर, एन, वी सॉ ए बस, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. ही ऑल्सो सॉ ए पोस्ट ऑफिस. there was a bakery with the cake in the display. चलो, अभी नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है, राइट वेल. नाउ दिस इज होमवर्क विच हैज़ टू बी डन इन इंग्लिश 1 नोटबुक. ओके. आपको आपकी नोटबुक में आप जब मीनिंग्स लिखते हो, है ना, क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज भी आपको नोटबुक में ही लिखनी है. व्हाट इज़ इट अबाउट? यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर स्टेट. नाउ यू नीड टू राइट अबाउट अ फेस्टिवल. आप जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो घर पर, है ना, उसके बारे में आपको लिखना है एक पैराग्राफ कि आप कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो. राइट, उसमें आप कौन से पॉइंट इंक्लूड करोगे कि आप वो फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों करते हो. राइट, वाई यू सेलिब्रेट दैट फेस्टिवल. देन वेयर यू सेलिब्रेटेड, दैट मीन्स डू यू गो टू टेम्पल, डू यू गो फॉर लंच और डिनर, और मम्मी घर पर कुछ बनाती है. राइट, आप लोग किस तरह से प्रे करते हो, कहाँ पर जाते हो, वो सारी चीज़ें. हाउ यू सेलिब्रेटेड, किस तरह से सेलिब्रेशन किया जाता है ना, वो लिखना है. एंड व्हाट डू यू ईट ड्यूरिंग दैट फेस्टिवल, जब वो आपका फेस्टिवल होता है तब कौन कौन सी डिशेस उसी ओकेशन पर बनाई जाती है, मतलब उसी फेस्टिवल के टाइम पर बनाई जाती है. राइट, सो यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ, you have to write a paragraph about a festival that is celebrated in your state and you can include these 4 points. इसके अलावा भी आपको जो ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो. ओके, you can add whatever you want to over here, right, but these are 4 points which you can include in your paragraph and this is the homework which you have to do it by yourself. Now life skills जो है, it's about how would you act if something happened with you in the given situation, है ना. जब आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो आप किस तरह से बिहेव करोगे, है ना. जैसे कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया था ये वाले चैप्टर के अंदर और उसके बाद सुनामी आया. सो हाउ डिड यूकी रिएक्ट? ही रिएक्टेड इन अ वेरी केयरफुल मैनर एंड ही डिड नॉट पैनिक एट ऑल,
है ना, उसने बहुत समझदारी से काम किया और सबको उसने बचा लिया, राइट. सो in the same way, here there is one incident given. An earthquake is a natural disaster that can cause a huge loss of life and property. Read these tips for what you should and should not do during an earthquake. Write true or false. नाउ अर्थक्वेक एक नेचुरल डिज़ास्टर है. नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है? समथिंग विच हैपन्स इन नेचर एंड पीपल कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड पीपल कांट इवन फॉरकास्ट इट. फॉरकास्ट इट मतलब पहले से पता नहीं चलता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, राइट. ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है. सो एंड इट कॉजेज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जब भी अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है ना. Now here we have to read the tips for what you should and should not do during an earthquake. अभी जब earthquake आता है तब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है, और उसी बेसिस पर हमें true और false लिखना है, right? So let's see that. First one is do not panic. Now here do not panic. So yes, that is true, है ना. आपको पैनिक नहीं करना है जब ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है, क्योंकि जब भी आप पैनिक करोगे, पैनिक का मतलब क्या होता है? यू जस्ट कीप ऑन रनिंग हियर एंड देयर एंड शाउट एंड क्राई इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कामली कि अभी इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है. तो ऑब्वियसली पैनिक नहीं करना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडोज़ एंड एनीथिंग दैट कैन फॉल सच एज हैंगिंग लाइट्स और फैंस. वेल दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, है ना, क्योंकि अर्थक्वेक जब आता है तो सारी चीज़ें हिल रही होती है. तो ऐसी चीज़ों के नीचे नहीं खड़े रहना चाहिए, ऐसी चीज़ों के पास नहीं खड़े रहना चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, जो आपको इंजर करेगा, राइट. देन द थर्ड थिंग इज़ टेक अ लिफ्ट टू लीव द बिल्डिंग. वेल दिस इज़ टोटली रॉन्ग. यू शुडंट डू दैट, है ना. ये नहीं करना चाहिए हमें. वी शुड नॉट टेक अ लिफ्ट. जब भी अर्थक्वेक या ऐसा कुछ आता है, अवॉइड यूजिंग लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट कभी भी रुक सकती है और आप उसके अंदर फिट हो जाओगे. यू वोंट बी एबल टू एस्केप. सो व्हेन देयर इज़ एन अर्थक्वेक यू शुडंट बी यूजिंग द लिफ्ट. इंस्टेड यू शुड यूज़ द स्टेयर्स. ओके. टेक कवर अंडर अ डेस्क और बेड. ओके. नाउ इन केस इफ सो हैपन्स कि आप अगर कहीं से बाहर नहीं निकल पाते हो, राइट, if you are not able to come out, in that situation you can take cover under a desk or bed, but the best thing is you need to run out, है ना. जब भी आप ऐसी कोई सिचुएशन में आते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो घर से बाहर निकल जाना चाहिए, राइट. और किसी खुले जगह पे चले जाना चाहिए जिसके आसपास कुछ हो ना ज़्यादा, है ना. तो आप उसके अंदर सेफ रहोगे. लेकिन अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पाते हो, इफ़ दैट इज़ सच अ केस, देन यू कैन टेक कवर अंडर अ डेस्क और बेड. ओके. सो यू कैन राइट इट ट्रू ओवर हियर. Then next one, if out in the open, run towards the nearest building or lamp post. जब आप बाहर होते हो खुले में, when you are outside and earthquake happens, what should you do? You should run towards the nearest building or lamp post. No, this is totally wrong. You should run to the place which does not have any such thing beside you. जितना ज़्यादा खुला होगा उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर बिल्डिंग के पास जाके खड़े रहे और बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो आप क्या करोगे, है ना. आप भी उसके नीचे दब जाओगे. लैम्प पोस्ट हिल के अगर तुम्हारे ऊपर गिर गया तो क्या होगा? आपको शॉक लग सकता है ना. आपका हेड पर अगर आके गिरा तो it might cause a big injury or even death, right? So when you are outside, you should never run towards the nearest building or lamp post. And last one, stay away from beaches as huge waves can sweep into the shore after an earthquake. So जब भी आप बीचेस के क्लोज होते हो और अर्थक्वेक आता है, then you should just move away, right? You should leave the beach, है ना. चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर सुनामी आने को होगी, राइट, इन केस इफ़ द अर्थक्वेक हैज़ हैपेंड
inside the sea, right? So what will happen? It may give rise to a tsunami, and that's the reason you should not stay near the beaches. So this is true. Okay. So students, I hope that you are clear with all the exercises which are given over here, right? Okay, so now we are just remaining with the question answers, that is exercise B and exercise D, which is on page number 47, right? So we are going to go through the question answers now. Okay, students? Okay, so students, now let's see question answers, right? Exercise B, answer these questions and make sure that you are writing this exercise in your English 1 notebook, right? Okay. Now what is the first question? How did Yuki realize that a tsunami was about to hit the village? Right? How did Yuki realize? Yuki ने किस तरह से realize किया? How did he come to know कि tsunami अभी उसके village को hit करने वाला है? Right? So let's see the answer for that. After the earthquake, the sea had turned black and pulled away from the land. Yuki remembered what his grandfather had said about a tsunami, about how it would follow an earthquake. He recognized the signs and knew that the tsunami was about to hit the village. है ना, जैसे ही earthquake हुआ उसके बाद क्या हुआ था? Sea turned black. That means उसका कलर ब्लैक होने लगा. And it was pulling away. That means it was going away from land. और ये सारी चीज़ें यूकी को किसने बताई थी? उसके ग्रैंडफादर ने बताई थी कि दिस ऑल थिंग्स विल हैपन बिफोर द सुनामी कम्स. एंड दैट्स हाउ ही केम टू रियलाइज कि अभी उसका विलेज सुनामी से हिट होने वाला है. ओके, नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन. What does the villagers do when they saw the sea water pull back from the shore? Now as you know students कि villagers जो थे उनको ये realize ही नहीं हुआ कि earthquake आया है या उसके बाद ये जो signs मिल रहे हैं, right? sea का black होना, right, या water का दूर जाना, they considered those things to be fun, है ना. And so the villagers decided to go to the beach and collect the beautiful shores, है ना. उन्होंने बीच का जो पोर्शन अभी तक नहीं देखा था बिकॉज ऑफ द सी, राइट, वो उनको देखने को मिल रहा है. एंड दे डिसाइडेड टू गो देयर एंड एन्जॉय इट, बट दे वर नॉट नोइंग द सीरियसनेस ऑफ दीज साइंस, है ना, बिकॉज दीज वर द साइंस विच वर लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन, दैट इज सुनामी, है ना. So let's see the answer. So the villagers were delighted that the sea had pulled back and revealed a part of the beach they had never been able to see before. They ran down to the beach to collect the seashells and string them together, right? So what were they doing when they came to know, when they saw that the sea has pulled back? मतलब वो पीछे चले गया है sea, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए. दे वर वेरी डिलाइटेड, दैट मीन्स हैप्पी. एंड जो पार्ट उन्होंने अभी तक नहीं देखा था, द पार्ट ऑफ द बीच विद हैड नेवर बीन रिवील्ड बिफोर, दे वेंट ओवर देयर टू सी दैट. एंड दे ऑल्सो डिसाइडेड टू कलेक्ट द सी शेल्स जो वहाँ पर उनको मिलेंगे, एंड दे वुड स्ट्रिंग टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ नेकलेस. ओके, सो दैट इज़ वॉट द विलेजर्स वर गोइंग टू डू. Okay, now let's see third question students. How did Yuki manage to save the villagers? So what had Yuki done to save the villagers? Let's see the answer. Yuki knew he had to find a way to get the villagers to move up the mountain quickly. He took a log of wood from the fire in front of his house and set the rice stacks on fire. All the people, including Yuki and his parents, rushed to the mountain to escape the fire and were thus saved from tsunami. So Yuki जो है उसको सारे साइंस समझ में आ गए थे कि अभी सुनामी हिट होने वाली है, right? And that's the reason he wanted to save the people.
एंड व्हाट वर पीपल डूइंग, दे वर रनिंग टुवर्ड्स द सी। तो उनको वापस लाने के लिए एंड मेक देम गो टुवर्ड्स द माउंटेन, राइट, व्हाट ही डिड, ही टुक अ लॉग ऑफ फायर, राइट, फ्रॉम द वुड फ्रॉम द फायर जो उसके घर के पास था, एंड ही पुट द राइस टैक्स, कुछ राइस टैक्स जो थे उसके ऊपर उसने आग लगाई जानबूझ के, जो राइस क्रॉप हार्वेस्ट करके रखा हुआ था उसके ऊपर उसने आग लगा दी, राइट। एंड सो बाय सीइंग दैट फायर, right, and people were trying to save themselves from that fire, right, and that's how he asked everyone, all the villagers, to quickly climb the mountain so that they could be saved from the fire, but actually he was saving them from the tsunami, right. So this is how Yuki managed to save the villagers. Now this, students, you have to write the answers in your notebook. Now let's see exercise D, discuss in class. Now this is also to be written in your notebook, okay. आप इंग्लिश की नोटबुक में लिख सकते हो, इंग्लिश 1 की नोटबुक में कंटिन्यूएशन में, ठीक है। आपके ये जो एक्सरसाइज बी के आंसर हो जाते हैं 3, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज डी का जो आंसर है वो लिखोगे। What is the question, students? Do you think Yuki was a clever boy? And give reason for your answer. So here, students, we need to find out कि that means it's totally your opinion anyway, students. ये opinion जो है वो आपका रहेगा कि आपके हिसाब से Yuki clever boy है कि नहीं है ना। और अगर आपको लगता है कि he is a clever boy, then you need to give the reason for that, right? According to me, Yuki is a clever boy, क्योंकि उसको सारे साइंस याद थे जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताए थे, है ना। और उसको वही साइंस ध्यान में आ गए कि ये सुनामी के पहले के साइंस है, सो सुनामी कभी भी हिट कर सकता है। और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, व्हाट ही डिड, ही फाउंड आउट अ वे टू ब्रिंग दोज विलेजर्स बैक फ्रॉम द बीच टू द माउंटेन, राइट। सो लेट्स सी द आंसर। मैं आपको सैम्पल आंसर देने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको वो ना लिख के कोई और आंसर लिखना है, देन इट्स टोटली योर विश। मेक श्योर दैट योर आंसर इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ओके। सो यूकी वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय. He correctly remembered what his grandfather had said to him and was able to recognize the signs of the coming tsunami. He acted without wasting any time and quickly thought of a way to get the villagers to the safe place. It was only because of Yuki that the villagers were saved. Right? So Yuki was an intelligent boy and he correctly remembered what his grandfather had said to him. राइट उसको बहुत अच्छे से याद था जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था. सारे साइंस उसको ध्यान में थे कि सुनामी के आने से पहले अर्थक्वेक आएगा, देन द सी वुड टर्न ब्लैक, देन इट वुड पुल बैक फ्रॉम द लैंड, राइट, एंड देन द सुनामी वुड हिट द लैंड, राइट. सो ही वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ कमिंग सुनामी. ही एक्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. That means he didn't waste time, right? And quickly thought of a way to get the villagers to the safe place. And what was the thought? Well, हमने इसके आगे वाले आंसर में ही देखा कि उसने क्या किया था. He put the fire on the rice stacks so that the people might run towards the mountain to save themselves from fire, right? So he quickly acted without wasting any time and thought of a way to get the villagers to the safe place. So it was only of Yuki that the villagers were saved. अगर Yuki ने अपना intelligence, अपनी smartness, right, और अपना अपना उसका जो thinking था, right, जिस तरह से उसने जो चीज़ सोची, अगर उसने तुरंत नहीं की होती, इफ़ ही माइट हैव नॉट डन दोज थिंग एट द राइट मोमेंट, देन द विलेजर्स माइट हैव ऑल्सो डाइड. विलेज को नुकसान तो हुआ ही था सुनामी की वजह से. दियर हाउसेज एंड दियर क्रॉप एंड एवरीथिंग वॉश्ड अवे बिकॉज ऑफ सुनामी, बट येस, people were saved and that's what they celebrated afterwards.
So students, I hope that you are clear with all the exercises over here in the textbook, and you are requested to write down the meanings which are there, है ना, जो मैं आपको हर बार बोलती हूँ वो मीनिंग्स लिखने हैं आपको। उसके बाद एक्सरसाइज बी और डी लिखनी है, ठीक है। एंड एक्सरसाइज एच जो है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी पड़ेगी, दिस वन, रीअरेंजिंग द सेंटेंस, ओके। ये वाली एक्सरसाइज आप उसी में कर सकते हो, आई वाली। और अगर कोई डाउट है आपको, देन यू कैन आस्क मी अबाउट इट इन द लाइव क्लास। और ये जो है पैराग्राफ राइटिंग है ना, राइट वेल, ये भी मैंने आपको बोला था कि ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। सो नॉट मैनी एक्सरसाइज आर टू बी डन इन द नोटबुक, मोस्ट ऑफ देम हैव टू बी completed इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। और रेस्ट जो मैंने बोला है वो आप आपकी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।